Hey everyone, this is Chani Danani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप डिफरेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इंग्लिश मीडियम का करिकुलम, एक्स्ट्रा लर्निंग के कोर्सेज कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, डेफिनेटली आप ये सब कुछ अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट सेम प्लेटफॉर्म यानी मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो। अब आपको क्या चाहिए होगा ना कि हमारे लिए थोड़ी ऐसी सुविधा हो जाती, ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने प्रॉपर्ली अरेंज्ड होता, तो हमें ना ढूंढना नहीं पड़ता, टाइप बिल्कुल सीधे क्लिक क्लिक करते और वीडियो मिल जाता। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे सारी चीज़ें प्रॉपरली अरेंज्ड आपको मिल जाती है। तो करना क्या है भाई, सीधे वेबसाइट विजिट करना है और वीडियोज़ को वहाँ से एक्सप्लोर करना है। आप वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, वीडियोज़ कैसे देखते हैं, इन सब का डिटेल्ड डेमोन्स्ट्रेशन मैं दूंगी आपको इस वीडियो के एंड में। बट अब हम स्टार्ट कर सकते हैं आज के टॉपिक को। तो आज हम बात करेंगे आपके 4th चैप्टर में गिवन एक पोअम की, जिसका नाम है अमांडा विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आई थिंक मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी के बारे में बता दिया था किसी तो पर्टिकुलर उसमें, यस, द बॉल पोअम में, जो आपका प्रीवियस चैप्टर था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें सेकंड पोअम द बॉल पोअम में मैंने आपको एक एक्सक्लेमेटरी साइन यानी इसके बारे में बात बताई थी, है ना, लाइक देयर मेरिली ओवर एंड देयर इट इज इन द वाटर, ऐसे करके लाइन थी और एक्सक्लेमेटरी मार्क था। तो वैसे ही अमांडा के बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, आपसे पूछा जा सकता है, जो आप तभी समझोगे जब आप पूरी पोअम समझ लेंगे। तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, जो पोअम है, वो एक लड़की के बारे में है जो करीबन 9, 10, 12 साल के करीब की एज होगी उसकी, और इसका नाम अमांडा है। अमांडा जो है ये एक ऐसी बच्ची है जिसमें जनरली ऐसा देखा गया है कि उसे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटली यानी लगातार उनकी जो मॉम है, जो मदर हैं, वो टोकती रहती हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे बैठो, ये मत खाओ, कमरा साफ करो, जूते साफ करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे इतनी बार टोका जाता है ना, इसलिए अमांडा अपनी एक नई दुनिया ही अपने दिमाग में बसा लेती है और उस नई दुनिया में वो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरह इमेजिन करती हैं। इनफैक्ट स्थिति इतनी खराब हो जाती है जहां इन्हें लगता है कि एक ऑर्फन होना ज़्यादा बेटर है। ऑर्फन क्या होते हैं? जो अनाथ बच्चे होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बोलना चाहिए सीवियर सिचुएशन है जहां एक बच्ची पेरेंट्स के बिना रहने में ओके है, जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट? तो क्यों है ऐसा, क्या है पोम में गिवन, सब हम पढ़ेंगे आज इन डिटेल। तो ध्यान से समझना है, बिकॉज इस पोम से आपको कई क्वेश्चंस आते हैं और आप ना फिर बाद में जब हम डाउट सॉल्विंग सेशंस लेते हैं ना, तब आपको लगता है कि मैम फिर ये क्यों था, मैम फिर ये क्यों बताया, यहाँ पर मरमेड क्यों दिया, यहाँ रपंजल क्यों दिया। तो इसीलिए ध्यान से सब कुछ सुनना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मैं आपको हर एक स्टैंजा के बारे में बताऊंगी। सो पोम अमांडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लायन। आपको नाम ध्यान में रखना है, रॉबर्ट क्लायन जो हैं वो क्या हैं, इस पर्टिकुलर कविता के कवि हैं। The poem is about a little girl Amanda who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. देखिए वैसे ना इस पर्टिकुलर पोम में दिया नहीं है कि अमांडा की मम्मी ही हैं, बट जिस तरीके की चीज़ों पे वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, ऐसे ही लगता है कि उनके पेरेंट्स ही ये इंस्ट्रक्शंस देते होंगे और पेरेंट्स में भी मम्मी होंगी जो हर एक चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रही है। देखिए सीधे बैठो, झुक के मत चलो या लेजिली मत बैठो, ये पापा भी दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है? बट एक स्टैंजा में दिया हुआ है कि तुमने अपना रूम साफ किया कि नहीं, तुम्हें अपने जूते साफ करने थे और तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं। तो ये चीज़ ऐसी लग रही है कि जो एक मॉम ही इंस्ट्रक्ट करती है ज़्यादातर। ऑल्सो एक जगह पर अमांडा को चॉकलेट खाने से मना किया जाता है क्योंकि चॉकलेट खाकर उन्हें एक बार पिंपल्स आ गए थे, तो वो चीज़ कोई उन्हें रिमाइंड करता है। अब ये अगेन एक मॉम ही करेगी, लाइक ज़्यादा हमें ऐसे ही लगता है कि इनकी मदर है, इसीलिए हम यहाँ यही बोलते हैं कि अमांडा से उनकी मम्मी बात कर रही है। समझ आ गया? ठीक है। Who is constantly, what is constant? एक जैसा, लगातार, ठीक है? पॉइंटेड आउट का मतलब होता है गलतियां निकालना, मतलब किसी चीज को बार बार बताना। एंड मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया गया है, तो गलतियां बार बार बताई जा रही हैं, फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। An important message that is conveyed is that the children should never be deprived of their freedom. इस पर्टिकुलर पोअम में एक जो बहुत ही अहम संदेश दिया गया है, एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज जो हाईलाइट किया गया है, वो है कि बच्चों की फ्रीडम कभी छीननी नहीं चाहिए। एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बच्चे को फ्रीडम देने में और बच्चे को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करने में। तो ये जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं अमांडा की मम्मी भूल गई हैं
और उस वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है अमांडा के दिमाग पे कि वो अपनी दुनिया बसा लेती हैं जिसमें वो बहुत खुश हैं और वहाँ वो अपने पेरेंट्स के बिना रहना चाहती हैं, वहाँ वो अकेले रहना चाहती हैं, उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें बिल्कुल साइलेंस और फ्रीडम चाहिए, जो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, राइट। तो कैसे होता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे, इसको पहले हिंदी में देख लेते हैं। कविता अमांडा रॉबिन क्लाइन द्वारा लिखी गई है। कविता एक छोटी लड़की अमांडा के बारे में है जिसे उसकी माता लगातार गलतियां करने के लिए टोकती है। कविता में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि बच्चों को उनकी स्वतंत्रता से कभी भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। देखो, फ्रीडम इंसान हो या जानवर, सबको चाहिए, राइट। आप अगर याद है, अगर आपको टाइगर इन द जू करके जो हमने पोएम पढ़ी थी 2nd चैप्टर में, आई थिंक, यस, तो वहां हमने देखा था कि भाई जू में आप बंद करके एक केज में, पिंजरे में जानवर को रखते हो तो वो कितना ज़्यादा वहाँ पर बहुत ही अजीब फील करता है, उसे बार बार जंगल की याद आती है और उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है केज में, भले आप उसको सब कुछ प्रोवाइड कर दो, क्योंकि फ्रीडम नहीं है। वैसे ही इंसानों को भी फ्रीडम चाहिए, ऐसी थोड़ी इंडिपेंडेंस के लिए सब लड़े हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी दिया है कि भाई ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को एक्सट्रीम फ्रीडम दे देना चाहिए बच्चों को, बट एक बैलेंस होना चाहिए, जिसके बारे में आज हम सीखेंगे। क्लियर? ओके। पहला स्टैंजा देखते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर लाइंस हैं, जिधर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं अमांडा को, हम मान के चलेंगे कि ये अमांडा की जो मदर हैं वही बोल रही हैं, ठीक है, कि अमांडा की मॉम है जो उन्हें बोले जा रही हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून मत काटो। कई लोग की आदत होती है ना, पूरा टाइम मुंह में उंगली रहती है, नाखून खाते रहते हैं, राइट। कई लोग खाते भी हैं, कई लोग उसको खाते नहीं, बस उनको काटने में मजा आता है नाखून को, राइट। तो वो गंदी आदत है, वो जब तक आदत पड़ नहीं जाए उसके पहले ही पेरेंट्स को टोक टोक के उसे छुड़वाना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज, अमांडा को वो टोकती हैं, उसे नैग करती हैं। NAG नैग पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब होता है टोकना, कि तुम अपने नाखून मत काटो। दूसरा, काटो इन द सेंस अपने मुंह से मत काटो। दूसरा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, कि भाई कई लोग होते हैं ना जो इतना झुक के बैठते हैं जिसकी वजह से ना आपका एक कर्व आ जाता है। जैसे अगर आपने कैमल देखा है, ऊंट देखा है, तो उसकी बॉडी ना ऐसे करके एक ऊपर से हम्प होता है ना, एक हम्प होता है। तो इस तरीके से हम इंसानों की भी बॉडी हो जाती है भाई, जहां पर हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए स्पाइन, वो थोड़ी ऐसे आ जाती है, पीठ झुक जाती है, उसे क्या कहते हैं, हंच करना। तो ये चीज तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि पोस्चर प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों में। तो यहाँ पर उनकी मम्मी बोल रही है कि ऐसे झुक के मत बैठो, जिसे हम कुबड़ कहते हैं ना, उसे हंच कहा गया है। तीसरा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लाउच करने का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आप ना बैठे हुए हो सोफा पे या बेड पे और आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, धीरे धीरे आप देखना, आप बैठना चालू करते हैं स्ट्रेट, फिर धीरे 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 आप ऐसे बिल्कुल लेजी हो जाते हो, लेट ही जाते हो आधे ऑलमोस्ट। तो उसे कहते हैं आलस की तरीके से बैठना, लाइक आलस्य में बैठना, दैट इज स्लाउचिंग। तो उनकी मम्मी उनको सही चीजों पे बोल रही है, ये गलत चीजें नहीं हैं, बट ये ना क्या होगा ना, इनकी मम्मी ब्रेक नहीं लेती हैं, वो इतने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, आगे फिर इंस्ट्रक्शंस देंगी, फिर हर चीज पे टोकेंगी, तो बच्ची के लिए ना बहुत ज्यादा अजीब माहौल हो गया है, ठीक है। तो अमांडा की मॉम क्या बोल रही है पहले स्टैंजा में, फिर से देख लो, कि अपने नाखून मत काटो मुंह से। दूसरा, झुक के मत बैठो, हंच मत करो, कुबड़ निकाल के मत बैठो। तीसरा, लेजीली मत बैठो, सीधे बैठो, ठीक है। चलो इसके फटाफट से मीनिंग्स देख लीजिए। हंच है टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर्स फॉरवर्ड इनटू अ राउंड शेप, लाइक आप शोल्डर और अपना बैक जो है यूं बेंड कर लेते हो, तो आपको पीछे ना ऐसे राउंड टाइप का ऐसे मतलब थोड़ा कुबड़ निकल आता है, दैट इज व्हाट इज हंच। दूसरा, स्लाउचिंग, टू सिट और स्टैंड विद एन ऑकवर्ड ड्रूपिंग पोस्चर, लाइक या तो बैठना या खड़े होना बिल्कुल ऐसे जैसे खड़े हैं, ठीक है। या फिर आप बैठ भी जाते हो तो ऐसे ही बैठते रहते हो बिल्कुल, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा ना आलसी टाइप के बैठ रहे हो, दैट इज झुकना, विच इज स्लाउचिंग। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। So in the first stanza, Amanda's mother is pointing out her mistakes. सबसे पहले अमांडा की मॉम जो है अमांडा की गलतियां पॉइंट आउट कर रही है। She asks her not to bite her nails. वो उसे बोलती है कि अपने नाखून मत चबाओ, ठीक है, नाखून को मत बाइट करो, सबसे पहले वो चीज बोलती है। दूसरा, then she tells her not to bend her back and shoulders. दूसरी चीज वो बोलती है कि अपने शोल्डर्स और अपने बैक को, पीठ को बैक ऐसे बेंड करके झुका के मत बैठो।
शी ऑल्सो स्कोल्ड्स अमांडा फॉर सिटिंग इन अ लेजी वे एंड आस्क्स हर टू सिट स्ट्रेट। भाई वो बिल्कुल आलस तरीके से बैठी है, आलसी तरीके से, जो हर कोई बैठता है, बट हर एक पेरेंट का ये फर्ज है कि वो बच्चे को टोके, क्योंकि आगे जाके ये पोस्चर प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो बहुत पेनफुल जर्नी हो जाती है बच्चों के लिए। तो ये चीज जो है वो उसको समझा रही है और बोल रही है सीधे बैठो। सो ये 3 चीजें जो आपको पहले स्टैंजा से ध्यान में रखनी है। इंस्ट्रक्शंस गलत नहीं है, बट बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसको बार बार वो टोके जा रही हैं। क्लियर? ओके। अब इस चीज को सुनने के बाद अमांडा कुछ अपना वर्ल्ड इमेजिन करेंगी, वो पढ़ेंगे, पहले से हिंदी में देखते हैं। पहले छंद में अमांडा की माँ अमांडा की गलतियों की ओर इशारा कर रही हैं। वह उसे उसके नाखून न कुतरने के लिए कहती है, कुतरना, कट 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 कट, दैट इज व्हाट इज बाइट करना। फिर वह उससे कहती हैं कि वह अपनी पीठ और कंधे ना झुकाए। एंड तीसरी चीज, वह अमांडा को आलसी तरीके से बैठने के लिए भी डांटती हैं और उसे सीधे बैठने के लिए कहती हैं। समझ आ गया? तीनों चीजें याद रहेंगी, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अमांडा कुछ सोच रही है और आपको ये जितने भी स्टैंजास अमांडा के होंगे ना, वो ब्रैकेट्स में दिए जाएंगे, जिन्हें हम ब्रैकेट्स नहीं पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है? पैरेंथेसिस अगेन एक पंक्चुएशन मार्क का ही टॉपिक है। जैसे आप फुल स्टॉप पढ़ते हो, पूर्ण विराम, जैसे आप कॉमा पढ़ते हो, है ना, क्वेश्चन मार्क पढ़ते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये सब पंक्चुएशन में आते हैं, जो आपकी चीजें बताते हैं। जैसे आपने फुल स्टॉप लगाया, बोल रहे हो फुल स्टॉप है, रुक जाओ, उसको पढ़ने पे पॉज नहीं लेना है, रुक जाना है, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। कहीं कॉमा लगाते हो, उसका मतलब होता है थोड़ा पॉज लेना, आप बोलते हो यहाँ थोड़ा रुक के पढ़ो। तीसरी चीज, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हो तो समझ आ जाता है कोई प्रश्न पूछ रहा है ना। वैसे ही कभी कभी अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या फिर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर तीसरा हम कह सकते हैं सेपरेशन of different information। इसका मतलब क्या हुआ, अब समझाती हूं कि कभी कभी पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये ब्रैकेट्स देख रहे हो, वैसा कब इस्तेमाल किया जाता है? ज्यादातर 3 केसेस में। सबसे पहला, आपको कहीं पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है, जैसे कि आपने लिखा यहां पर राहुल, ठीक है, और फिर आपने यहां ब्रैकेट में लिख दिया माय बेस्ट फ्रेंड, और फिर आपने लिखा इज स्टैंडिंग आउट। ठीक है, राहुल ब्रैकेट में लिखा माय बेस्ट फ्रेंड, फिर आगे लिखा है स्टैंडिंग आउट, कि राहुल जो मेरा प्रिय मित्र है। अभी इधर पर बेस्ट फ्रेंड नहीं भी बताओ तो चलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा है, तो देखो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में। दूसरा होता है नॉट सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसा जो इतना खास नहीं है बट बता दिया, जैसे कि मैं बता दूं यहां पर माय फ्लाइट इज एट 6 इन इवनिंग, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया 6 PM, कि भाई मेरी फ्लाइट शाम के 6 बजे है, बट ब्रैकेट में आपने 6 PM लिख दिया। अरे भाई शाम के 6 बजे 6 PM ही तो होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा फालतू इंफॉर्मेशन हो गई, लाइक इसका जरूरत नहीं था, बट मेंशन कर दिया ताकि किसी को अगर नहीं समझ आया तो ये देख के समझ आ जाए, तो ब्रैकेट में दे दिया, इसे कहते हैं। तीसरी चीज, अगर कोई अलग इंफॉर्मेशन बतानी है, यानी सेपरेशन दिखाना है, सॉर्ट ऑफ सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ये बोल रहे हो कि डैश वाला काम नहीं, डैश कर देते ना जैसे, वो वाला नहीं, यानी कि आपके इधर पर 2 इंफॉर्मेशन चल रही है और आपको बताना है कि भाई ये एक इंफॉर्मेशन जो बिना ब्रैकेट के है वो ऐसे से चल रही है, और जो ब्रैकेट वाली वो एक साथ चल रही है, वो यहां पर यूज किया गया है कि भाई एक स्टैंजा आएगा जो अमांडा की मम्मी बोल रही है, एक स्टैंजा आएगा जो अमांडा सोच रही है, फिर अमांडा की मम्मी बोल रही है, फिर अमांडा सोच रही है। तो पोएट चाह रहे हैं कि आप सेपरेटली समझो कि दोनों स्टैंजाज अलग हैं, इसीलिए जो अमांडा सोच रही हैं, कह नहीं रही हैं, जो वो सिर्फ सोच रही हैं, वो ब्रैकेट में दे दिया। समझ आया? वैसे इस पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है कि क्यों दिए हुए हैं पैरेंथेसिस में 2, 4, 6 स्टैंजाज, क्योंकि जो भी आंसर है आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैंने क्लियर कर दिया है, अब प्रॉपर आंसर के फॉर्म में एनसीईआरटी वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो
बहुत हो गई कहानी, अब अमांडा क्या सोच रही है वो बात करते हैं। तो ये है पैरेंथेसिस, जहां अमांडा क्या सोच रही है उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। वो क्या सोचती है? देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। जहां पर अमांडा ऐसा सोच रही है कि एक बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही शांत सी एमरल्ड ग्रीन कलर का समुद्र है। ऐसा होता है, एमरल्ड ग्रीन बहुत ही खूबसूरत सा रंग होता है, ठीक है। तो एमरल्ड ग्रीन जो एक अंगूठी पहनते हैं, शायद उसे पन्ना कहते हैं, तो उसका नहीं जो कलर होता है उसे कहते हैं एमरल्ड ग्रीन कलर। तो एमरल्ड ग्रीन कलर का एक समुद्र है जो बिल्कुल शांत है, लैंग्विड है, रिलैक्स्ड है। और वहां पर ये क्या है? वहां पर ये एक सोल इनहैबिटेंट है, यानी इकलौती रहने वाली वहां पर ये है, यानी कोई नहीं है वहां, अकेली है। एंड शी इज अ मरमेड। मरमेड क्या होता है? एक ऐसा सोचा जाता है इमेजिनेटरी कैरेक्टर है जहां पर ऊपर से लेके यहां एब्डोमेन तक जो है बॉडी, इट इज ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल इंसान की बॉडी, बट जो टेल पार्ट है वो एक मछली का होता है, तो उसे मरमेड कहते हैं, एक मत्स्यांगना जिसे कहते हैं हिंदी में, दैट इज व्हाट इज मरमेड। तो वो ये सोच रही है कि वो एक मरमेड है, मस्त एक रिलैक्स्ड शांत समुद्र है, और वो वहां पर अकेली है, कोई नहीं है। और ये क्या कर रही है? ड्रिफ्ट कर रही है ब्रिस्फुली, पानी की लहरों के साथ मूव की करे जा रही हैं, बहुत ही खुशी खुशी, आराम से, ब्लिसफुली और हैप्पीली। समझे? अब ये ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, ध्यान से समझना। इस पोम में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं इन बिटवीन। जब इनकी मम्मी ने बोला कि तुम जो हो सीधे बैठो और झुक के मत बैठो, इसका मतलब तुम क्या करो? लेजीली मत बैठो, बिल्कुल स्ट्रेट अलर्ट बैठो, है ना। बट यहां वो क्या सोच रही है कि मैं मर्मेड हूं, पानी के साथ में बहती जा रही हूं, खुशी खुशी, कोई नहीं है, यानी मैं बिल्कुल आलस्य के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हूं और मुझे कोई टोकेगा नहीं। तो जो भी अमांडा की मम्मी बोलेगी ना, उसी से मिलता जुलता अमांडा कुछ सोचेगी। समझ आ गया? तो पहले स्टैंजा का अमांडा का रिएक्शन क्या है? वो एक मर्मेड है जो कि एक समुद्र, हरे कलर का खूबसूरत रिलैक्स समुद्र है, जहां पर वो आलस्य से बिल्कुल मूव किए जा रही हैं और वो बहुत बहुत खुश हैं। क्लियर है? चलो अब वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। लैंग्विड का मतलब है रिलैक्स्ड, यानी कि बिल्कुल शीतलीकृत, यानी बहुत ही शीतल, शांत, ठीक है। देन वर्ड है एमरल्ड, एक ग्रीन कलर है, हरा कलर का रंग है जिसे एमरल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं मर्मेड पे, अ मिथिकल सी क्रीचर विद द हेड एंड ट्रंक ऑफ अ वुमन एंड द टेल ऑफ अ फिश। यानी हेड और ट्रंक पोर्शन जो है वो फीमेल का है और टेल पोर्शन जो है वो किसका है? एक फिश का, जिसे मत्स्यांगना कहा जाता है इन हिंदी। नेक्स्ट है ड्रिफ्टिंग, मूविंग स्लोली, बिल्कुल बहते हुए, ठीक है, बहुत आराम से मूव करना। ब्लिसफुली यानी बहुत ही खुशी खुशी, हैप्पीली, आनंद पूर्वक। आई होप सारे वर्ड्स क्लियर हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। By listening to all this, Amanda starts imagining herself to be in a deep green sea. Amanda imagine करने लगती कि वो बहुत ही प्यारे गहरे हरे कलर के समुद्र में रहती हैं। She wants to be the only resident of this beautiful sea. वो एक लौटी यानी soul inhabitant यानी रहवासी। तो she only wanted to be the one and only resident of the sea, कि वो अकेली वहां रहती है, कोई नहीं है, उनको सिर्फ अकेले रहना है, क्योंकि उन्हें लगता है जहां कोई इंसान होगा वो टोकेगा, तो वो साइलेंस चाहती है। She imagines herself like a mermaid who is drifting in the water happily. और वो अपने आप को एक मत्स्यांगना की तरह इमेजिन करती हैं जो पानी के साथ खुशी खुशी बह रही है। क्लियर है? चलो, यह सब सुनकर अमांडा अपने आप को एक गहरे हरे समुद्र में होने की कल्पना करने लगती हैं। वह इस खूबसूरत हरे समुद्र की एकमात्र निवासी बनना चाहती हैं। वह खुद को एक मत्स्यांगना की तरह कल्पना करती हैं जो खुशी से पानी में धीरे धीरे बह रही है। आई होप पहला स्टैंजा और उसका रिएक्शन आपको समझ आ गया। क्लियर है? चलो अब स्टैंजा नंबर 3 देखते हैं। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. अब ये पर्टिकुलर बिना ब्रैकेट के है, तो अगेन ये कौन है? ये मदर है, अमांडा की मॉम है ये, ठीक है। अब अमांडा की मॉम अमांडा को चिल्ला रही है, वैसे अमांडा इतनी छोटू नहीं है बट ठीक है। सो अमांडा की मॉम इधर पे इसको चिल्ला रही हैं और बहुत सारे प्रश्न पूछ रही हैं। पहला प्रश्न, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? क्योंकि अमांडा स्कूल गोइंग गर्ल हैं, तो उन्होंने अपना होमवर्क किया कि नहीं, वो उनकी मम्मी उनसे पूछती है। दूसरा प्रश्न, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ किया? क्योंकि जिनको इंडिपेंडेंट रूम मिलता है, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चा ही साफ रखे रूम को, राइट, ताकि आप स्टार्टिंग से इंडिपेंडेंट बने रहो। तो उनकी मम्मी दूसरा प्रश्न पूछती है, क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? थर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, एक रिमाइंडर है।
आई थॉट यू टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि भैया मुझे याद आ रहा है या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने के लिए बोला था, यानी कि रिमाइंडर है। तो पहले वो प्रश्न पूछती हैं होमवर्क किया कि नहीं, दूसरा प्रश्न पूछती हैं कमरा साफ किया कि नहीं, तीसरी चीज है एक रिमाइंडर, उन्हें याद दिलाती है अमांडा को कि मैंने तुम्हें बोला था अपने जूते साफ करने के लिए, तुमने जूते क्लीन किए या नहीं। समझे? तो पहले बैठने उठने पे टोका, फिर वो चीज हो गई, फिर टोका कि तुमने रूम साफ किया कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, जूते साफ किए कि नहीं। क्लियर है? चलो ये तो इजी सा स्टैंजा है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सो अमांडा's मदर स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग अमांडा। अब अमांडा की मॉम अमांडा से बहुत प्रश्न पूछती हैं। She inquires from her whether she had done her homework or not. वो उससे इंक्वायरी करती है कि तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं। She also asks her whether she had cleaned her room or not. वो उससे ये भी पूछती हैं कि तुमने अपना रूम क्लीन किया कि नहीं, तुमने अपना जो भी रूम है, कमरा है, वो साफ किया है या नहीं। Then she reminds her to clean her shoes. फिर वो उसको रिमाइंड करती है कि तुम्हें अपने जूते साफ करने थे, मैंने तुम्हें ये बोला था। So Amanda's mother is constantly asking her questions. तो अमांडा की मम्मी लगातार उससे प्रश्न पूछे जा रही हैं, जो अगेन एक तरीके का टोकना ही हुआ कि रूम साफ करो, होमवर्क साफ अपना कंप्लीट करो, होमवर्क साफ करो, नहीं होमवर्क कंप्लीट करो, जूते साफ करो। ठीक है, अब इस पे क्या वो सोचेंगी देखेंगे, पहले हिंदी में देखते हैं। सो अमांडा की माँ अमांडा से पूछताछ करने लगती हैं। वह उससे पूछती हैं कि उसने अपना गृह कार्य किया या नहीं, यानी होमवर्क किया कि नहीं। वह उससे यह भी पूछती हैं कि उसने अपना कमरा साफ किया या नहीं, कि तुमने अपना कमरा वगैरह जो है क्लीन किया कि नहीं। थर्ड, फिर वह उसे उसके जूते साफ करने की याद दिलाती हैं कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें अपने जूते क्लीन करने हैं। अमांडा की माता लगातार अपने सवाल पूछ रही हैं। अब अमांडा की मम्मी ने क्लीनिंग पे बात की है, अमांडा की मम्मी ने जूते क्लीन की बात की गई है, रूम है, होमवर्क है। अब इससे लिंक देखो अमांडा क्या बताएगी, जो सबसे ज्यादा सीरियस स्टैंजा है इस पूरी कविता का। ठीक है, अब देखते हैं अमांडा क्या सोच रही हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब यहाँ ये अगेन देखो पैरेंथेसिस में है, तो ये अमांडा के शब्द हैं। अमांडा कह रही हैं, तो आपको ध्यान में रखना है पहला स्टैंजा उनकी मॉम का, ठीक है, दूसरा स्टैंजा अमांडा का, तीसरा स्टैंजा भी उनकी मॉम का, और चौथा स्टैंजा जो है वो भी है अमांडा का। समझ आया? क्लियर है? चलो, अब अमांडा जो है वो यहाँ कहती हैं आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, कि भाई उनकी मॉम ने उनको बोला ना कि आप अपना रूम क्लीन करो, शूज क्लीन करो, होमवर्क करो, तो ये सब चीजें कौन बोलेगा? जो पेरेंट होगा, राइट? तो ये अमांडा ऐसा सोचती हैं कि कितना अच्छा होता अगर पेरेंट्स ही नहीं होते। ठीक है, ये बहुत सीरियस चीज है और बहुत ज्यादा मतलब कोई बच्चा नहीं सोचता ऐसे, बट यहाँ क्लियर हो रहा है कि अमांडा कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई है। तो अमांडा सोचती हैं कि मैं एक ऑर्फन हूं, यानी वो एक अनाथ है, उनके कोई पेरेंट्स नहीं हैं। दूसरा, रोमिंग द स्ट्रीट, वो बढ़िया मजे से घूम रही हैं स्ट्रीट पे, सड़क पे घूम रही हैं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और जो मिट्टी विट्टी है, ठीक है, जो रेत वेत है, उस पे वो चल रही हैं बिना कोई फुटवेयर पहने। बेयर फीट का मतलब नंगे पांव, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं पहना हुआ है पैर में, क्योंकि उन्हें जूते क्लीन करने के लिए कहा गया। तो भाई मेरे पेरेंट्स ही नहीं है तो कौन बोलेगा मेरे को जूते क्लीन करने के लिए, तो बिना जूते के घूम रही हैं, ऐसा वो सोच रही हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स नहीं होंगे, होमवर्क का नहीं बोलेंगे, वो बढ़िया घूमती रहेंगी। दूसरा, वो बढ़िया रेत पे चल रही हैं, नंगे पांव चल रही हैं, बेयर फीट चल रही हैं, और उस वजह से जैसे ही आप अपना पैर रखोगे मिट्टी पे क्या होगा? आपके पैर की छाप बन जाएगी, पैटर्न बन जाएगा, एक आकृति बन जाएगी। ठीक है, द साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। उसको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए लाइफ में, साइलेंस, शांति, कोई कुछ ना बोले, ठीक है, वो उसके लिए गोल्डन है, वो उसके लिए सोने जितना वैल्यूएबल है। सोना नहीं, सोना, ठीक है, आई डोंट हैव एनीथिंग ऑफ गोल्ड, ठीक है, मतलब सोने की जो चीज होती है उसके हिसाब से उसको वैल्यूएबल लगता है क्या? साइलेंस, यानी शांति। और फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम है, आज़ादी है, वो उसके लिए स्वीट है, मीठी है, बहुत ही अनमोल है। क्लियर है? सो ये है सोचना अमांडा का जब उसकी मॉम ने होमवर्क, रूम और शूज की बात की है। समझ आ गया? चलो अब वर्ड्स देखो। ऑल्सो हश्ड का मतलब क्या आपने कभी सुना है? ऐसे बोलते हैं, यानी शांत। तो हश्ड है, कोई आवाज ही नहीं आएगी ना, पैर में कोई फुटवेयर नहीं है तो। क्लियर? ओके, चलिए। सो ऑर्फन इज अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड, कोई भी बच्चा जिसके माता पिता अनफॉर्चुनेटली जो है इस दुनिया में नहीं है, यानी अनाथ। पैटर्न मतलब डिजाइन, कोई भी आकृति, कोई भी छाप। हश्ड मतलब क्वाइट, शांत। क्लियर? तो और कुछ है? बेयर फीट मैंने आपको बता दिया, यानी
नथिंग इज देयर, लाइक नो फुटवेयर इज देयर। वैसे बेयर का मतलब अनकवर्ड होता है। क्लियर? ओके, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। When Amanda's mother asks her the questions, she imagines herself to be an orphan. Because जैसे ही वो अपने आप को एक ऑर्फन की तरह देखती हैं, उन्हें लगता है कोई उनसे प्रश्न उत्तर नहीं करेगा। तो इन सब पे उसके दिमाग में चलता है कि वो एक ऑर्फन है। She wants to be free, roaming in the streets and walking freely. वो आज़ाद होना चाहती है, वो बिल्कुल सड़कों पे घूमेगी, बढ़िया बिंदास, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही वो सोच रही हैं। She would have drawn patterns on the soft dust with her quiet and still bare feet. और वो जो है पैटर्न्स बनाती रहेगी, छाप बनाती रहेगी सॉफ्ट डस्ट यानी रेत पे अपने पैरों के साथ। According to her, silence is golden and freedom is sweet. और उसके हिसाब से साइलेंस जो शांति है वो क्या है? गोल्डन है, और फ्रीडम क्या है? बहुत स्वीट है, मीठा है। In these lines it is clear that Amanda wants freedom in her life. और इन लाइन से आप बिल्कुल क्लियरली कह सकते हो अमांडा का सिर्फ एक ही डिजायर है, कि विश है कि उसको सिर्फ और सिर्फ आज़ादी मिले, शांति हो उसकी जिंदगी में, कोई उसे टोके ना। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको हिंदी में देखते हैं। जब अमांडा की माँ, आई डोंट थिंक मैं इसको रिमूव, चलो ठीक है कर देती हूँ, तो आपको बहुत ध्यान से समझ में आ गया होगा। अमांडा की मॉम, देन अमांडा, देन अमांडा की मॉम, देन अमांडा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है। सो जब अमांडा की माँ उससे सवाल पूछती हैं तो वह खुद को एक अनाथ होने की कल्पना करती है। वह आज़ाद होना चाहती है, वह गलियों में घूम रही है और आज़ाद घूम रही है। वह अपने शांत नंगे पैरों के साथ नरम धूल पर पैटर्न यानी छाप बनाती है। उसके अनुसार मौन स्वर्ण है और स्वतंत्रता मधुर है। ठीक है, साइलेंस जो होता है ना, शांति, वो क्या है? वो बहुत ही ज्यादा स्वर्ण है, यानी बहुत कीमती है, और स्वतंत्रता बड़ी मधुर है। क्लियर? इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि अमांडा अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहती है, और वो है स्वतंत्रता। क्लियर है? तो अभी तक आई होप आपको चारों स्टैंजा समझ आ गए, कैसे अमांडा की मॉम टोक रही है और क्या क्या अमांडा सोच रही है। अभी और भी कहानियां आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये पेरेंथीसिस में नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट? पेरेंथीसिस ब्रैकेट्स। तो ये अमांडा की मम्मी बोल रही हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अमांडा की, मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उनकी मम्मी ऐसे गुस्से में ही डांट रही होंगी, ऐसे नहीं बोल रही होंगी बेटा डोंट ईट चॉकलेट, ओके? क्योंकि अगर वो ऐसे बोल रही होती तो अमांडा ऐसा इतना कुछ नहीं सोच रही होती, राइट? वो बड़े प्यार से समझ जाती। तो उनकी मम्मी अगेन गुस्से में बोलती हैं, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, यानी अमांडा चॉकलेट खा ही रही है या फिर शायद खाने वाली है, हम यही मानेंगे खा रही हैं, और उनकी मम्मी उनको मना कर देती है कि वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, और उन्हें याद दिलाती हैं कि तुम्हें तुम्हारे पिंपल्स जो हैं वो याद है कि नहीं। तो इस वाली पर्टिकुलर लाइन से क्लियर भी होता है कि अमांडा जो है वो एक मे बी 9, 10, 11, 12 साल की लड़की है, क्योंकि तभी एक्ने वगैरह आते हैं। ठीक है, सो उनको वो बोलती हैं कि तुम्हें अपने एक्ने याद है, पिंपल्स याद हैं, यानी तुम चॉकलेट खाती हो, मीठा खाने से होता है, किसी किसी को पिंपल्स आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। तो यहाँ पर वो उनको टोकती हैं कि तुम्हें याद है तुम्हें पिंपल्स आए थे, राइट? तो तुम अपनी ये जो चॉकलेट है वो मत खाओ। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और हमें पता है अमांडा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, क्योंकि वो नहीं समझ रही है, उसको सुन रही हैं बट समझ नहीं रही है। तो वो देख ही नहीं रही अपनी मम्मी की तरफ, मे बी वो ऐसी हैं, वो बोलती जा रही हैं और वो अपने दिमाग में अपना दुनिया बसा के बैठी हैं। तो यहाँ अमांडा की मम्मी उनको टोक देती हैं कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, कि भाई मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखो, इधर उधर क्या ध्यान है तुम्हारा। क्लियर है? तो बहुत इजी सा स्टैंजा है। एक्ने का मीनिंग वैसे पता होना चाहिए, फिर भी देख लो। एक्ने मीन्स पिंपल्स यानी मुहासे। क्लियर? तो जो मुहासे हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, दैट इज व्हाट इज एन एक्ने। डन? ओके। सो व्हेन अमांडा इज हैविंग चॉकलेट, हैविंग का मतलब खाना, ठीक है? सो व्हेन अमांडा इज हैविंग चॉकलेट, हर मदर टेल्स हर नॉट टू ईट चॉकलेट्स। तो जब वो चॉकलेट खा रही है तो उनकी मम्मी उनको मना कर देती है कि चॉकलेट्स मत खाओ। हर मदर रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्ने, और उनकी मम्मी उसको याद दिलाती है अमांडा को उसके पिंपल्स के लिए, एंड वांट्स टू टेल हर दैट इफ शी विल ईट चॉकलेट शी वुड गेट पिंपल्स। और उसको बताना चाहती हैं कि अगर तुम चॉकलेट्स खाओगी तो तुम्हें पिंपल्स आ जाएंगे। Amanda is not paying attention to what her mother tells her, so she scolds and asks her to pay attention to what she says. अब अमांडा जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है अपनी मम्मी पे, वो बिल्कुल भी उनकी तरफ देख नहीं रही है जब वो उनको चिल्ला रही हैं, और इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर अमांडा की मम्मी चिल्ला देती है अमांडा को कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ मेरी तरफ देखो। क्लियर? ओके, इसी को हिंदी में देखते हैं। सो जब अमांडा चॉकलेट खा रही होती हैं तो उनकी माँ उसे चॉकलेट न खाने के लिए कहती हैं। उसकी माँ उसे उसके मुहासों की याद दिलाती है और उसे बताना चाहती है कि अगर वो चॉकलेट खाएगी तो उसे मुहासे हो जाएंगे।
अमांडा अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए वह डांटती है और कहती है कि वह जो कह रही है उस पर ध्यान दे। तो अमांडा की मम्मी मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दे रही है ना वो गलत नहीं है, ये सब बच्चों को दिए जाते हैं, बट क्योंकि वो बार बार लगातार टोक रही हैं, क्योंकि वो बड़े गुस्से में टोक रही हैं, ये अमांडा के लिए बहुत ज़्यादा अननोइंग यानी इरिटेटिंग हो गया है, और इसीलिए वो ये सब कुछ सोच रही है। ठीक है, समझ आ गया। अब अमांडा की मम्मी ने उन्हें चॉकलेट खाने के लिए मना किया है। अब इस पे देखो कि वो क्या सोचती है। तो ये भी पैरेंथेसिस में अमांडा का है, आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my pride here. तो अमांडा अपने आप को एक फेरी टेल कैरेक्टर की तरह इमेजिन करती हैं, अपने आप को एक परियों की कहानी का एक पात्र है रपंजल उसकी तरह इमेजिन करती है। रपंजल मूवी जिसने भी देखी है वो जानते होंगे, नहीं देखी तो देखना। अगर आपको एनिमेटेड मूवीज देखने का बड़ा शौक है, तो मुझे तो बड़ा शौक है भाई, तो अगर आपको शौक वॉक है, या डिज्नी वाली जो मूवीज होती है डिज्नी प्रिंसेसेस की, उनमें से एक रपंजल है, बड़ी प्यारी सी मूवी है। तो रपंजल एक बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस है, ठीक है, और उसके बहुत बड़े बाल है, आप देख ही सकते हो कितने बड़े बाल है, ठीक है, गोल्डन ब्राइट लंबे लंबे बाल है उसके। तो एक चुड़ैल है, एक विच है, जो रपंजल को एक टार में, ये है टार, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग होती है, लॉन्ग बिल्डिंग, ठीक है, उसमें बंद कर देती है, कैद कर लेती है। और रपंजल को अपने जो बाल हैं, लंबे प्यारे गोल्डन बाल, उन्हें खिड़की से बाहर ऐसे रखना पड़ता है खोलकर, और फिर जो विच है, जो चुड़ैल है, वो बाल पकड़कर ऊपर तक चढ़कर टार में आ जाती है। ठीक है, तो रपंजल के बारे में इतनी कहानी समझ आ गई कि ये एक परियों की कहानी का पात्र है, इसके बहुत लंबे खूबसूरत बड़े बाल हैं, इसे विच ने, एक चुड़ैल ने टार में बंद कर दिया है, कैद कर लिया है, और टार के अंदर आने के लिए जो विच है वो क्या करती है, वो रपंजल के लंबे बालों के द्वारा चढ़कर आती है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहाँ पर अमांडा अपने आप को एक रपंजल की तरह इमेजिन करती है कि वो रपंजल है, और उन्हें कोई भी केयर करने की जरूरत नहीं किसी चीज की, क्योंकि वो एक टार में बंद होंगी, ऐसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ऐसी जगह पे जो इतना ऊंचा है जहां कोई नहीं आएगा, और वहां कोई है भी नहीं, वो अकेली रहती रपंजल यहाँ पे, तो ये भी अकेली रहेगी, तो कोई नहीं होगा, अगेन अकेला ही इसको चाहिए, कोई नहीं चाहिए आसपास, कोई टोके नहीं, ये चाहिए अमांडा को, शी वॉन्ट्स फ्रीडम। ठीक है, तो वो सोचती है कि वो एक टार में बंद है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, एंड उसकी लाइफ जो है बड़ी ट्रैंक्विल और रेयर होगी। ट्रैंक्विल का मतलब होता है बड़ी शांत, ठीक है, बड़ी सीरीन, बहुत ही बढ़िया, और रेयर यहाँ पर है बहुत अलग, अमांडा के लिए इट वुड बी लाइक वेरी डिफरेंट, मस्त लाइफ होगी, मजानी लाइफ होगी, ऐसा वो सोच रही है। ठीक है, आई विल सर्टेनली, व्हाट इज सर्टेनली, 100%। तो वो सोचती है अमांडा कि ये एक चीज है बस जो रपंजल से अलग होगी, वो ये कि वो 100% अपने प्यारे खूबसूरत बाल, क्योंकि रपंजल है तो लंबे बाल हुए, राइट, तो लंबे बाल जो हैं वो खिड़की के बाहर खोलकर नहीं बैठने वाली हैं, ताकि कोई भी उस टार में अंदर ना आ सके। तो रपंजल के बारे में सोच क्यों रही है, क्योंकि अगर वो इस टार में बंद होगी तो फिर वो चॉकलेट खाए, वो कुछ भी खाए, वो कुछ भी करे, कोई टोकने वाला नहीं है। तो क्योंकि उनकी मॉम ने उसे कुछ खाने से टोका, तो यहां पर उन्होंने सोचा कि मैं एक अकेली जगह पे अकेले रहती हूं। क्लियर है? चलो वर्ड्स देखो, रपंजल और ट्रैंक्विल। अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फेरी टेल, एक परी कथा का एक पात्र है कौन, रपंजल। ट्रैंक्विल, क्वाइट एंड पीसफुल, बहुत शांत, बहुत ही मस्त एक जो फीलिंग होती है ना, दैट इज व्हाट इज ट्रैंक्विल। क्लियर? ओके। When Amanda is told not to eat the chocolates, she starts imagining herself to be Rapunzel, which is a character from a fairy tale who was captured in a tower by a witch. तो जब अमांडा को चॉकलेट्स खाने के लिए रोका जाता है तो वो अपने आप को एक परियों के पात्र जैसा सोचने लगती है, जिसका नाम है रपंजल। और यहाँ ये जो है, इनको किसी चुड़ैल ने एक टार में बंद कर दिया है। She wants to be Rapunzel as her life in the tower will be calm and rare. तो वो रपंजल इसलिए बनना चाहती है क्योंकि उनकी जिंदगी एक टार में बहुत ही शांत और बहुत अलग होगी। But when she thinks that she would not do as नहीं, but one thing that she would not do as Rapunzel, या one thing जो कि वो रपंजल जैसे फॉलो नहीं करेगी, is she would not let her hair down so that nobody comes to the tower, कि वो अपने बाल खोल के ऐसे नहीं छोड़ देगी ताकि कोई भी ऊपर ना आ सके। समझ आया? तो ये एक चीज है जो वो सोच रहे हैं। क्लियर है? चलो, जब अमांडा को चॉकलेट नहीं खाने के लिए कहा जाता है तो वह खुद को रपंजल होने की कल्पना करने लगती है।
रपंजल कौन है? एक परी कथा का एक चरित्र है जिसे एक चुड़ैल ने टावर में कैद कर लिया था। वह रपंजल बनना चाहती है क्योंकि टावर में उसका जीवन शांत और अनोखा होगा। लेकिन एक चीज जो वह रपंजल के रूप में नहीं करेगी वह यह है कि वह अपने बालों को खोलकर खिड़की के बाहर नहीं करने वाली है ताकि कोई भी टावर में आ ना सके। ठीक है, तो मर्मेड क्यों, ऑफन क्यों, रपंजल क्यों, सब कुछ किसी ना किसी कारणवश सोचा है उन्होंने और वो कारण मैंने बता दिए हैं। आई होप आप अपनी नोटबुक खोल के बैठे हो और आप नोट डाउन कर रहे हो जो भी मैं बोल रही हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा जो कि आपका आखिरी स्टैंजा इस पोएम का। अगेन यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं है तो ये अमांडा की मॉम है। तो यहाँ आपने देखा कि 1 2 3 4 5 और 6 आई गेस। तो पहला स्टैंजा उनकी मॉम का था जहां वो उठने बैठने का तरीका बता रही हैं। दूसरा स्टैंजा अमांडा का था जहां पर वो सोच रही है कि वो क्या है, एक मर्मेड है। तीसरा स्टैंजा उनकी मॉम का था जहां वो होमवर्क, घर साफ करना, जूते साफ करना की बात कर रही हैं। चौथा अमांडा का है जहां वो ऑफिन की तरह अपने आप को इमेजिन करती हैं। पांचवा हो जाता है इनकी मॉम का चॉकलेट्स वाला और 6 हो जाता है अमांडा का रपंजल वाला। अब है 7वां स्टैंजा जो इनकी मॉम का है। तो सबसे ज्यादा स्टैंजास इनकी मॉम के हैं। ठीक है, 1 3 5 एंड 7 और 2 4 6 जो है वो क्या है, ये अमांडा के स्टैंजास हैं। वैसे क्लियर ही होगा कौन सोच रहा है कौन बोल रहा है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट और फाइनल स्टैंजा पढ़ना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged at you अमांडा। अब अमांडा की मम्मी अमांडा को चिल्लाती है और बोलती है कि ये सल्क करना ना अभी बंद कर दो। व्हाट इज सल्क करना? बहुत ही हमेशा नाराज नाराज रहना, चिड़चिड़े रहना, दैट इज व्हाट इज सल्क करना। तो अपने आप में जब आप नहीं कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहते हो, दैट इज व्हाट इज सल्किंग। तो यहाँ इनकी मम्मी चिल्लाती है कि सल्क करना बंद करो। दूसरा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम बड़ी मूडी होती जा रही हो, कभी कुछ मूड है तुम्हारा, कभी कुछ मूड है, ध्यान नहीं दे रही हो, तो ये ना बहुत अजीब आदत है, इसको छोड़ दो। तीसरी चीज, Anyone would think that I nagged at you, अगर तुम्हें कोई भी ऐसे देख लेगा ना तो किसी को भी लगेगा कि मैंने तुम्हें ना नैग यानी कि बहुत ज्यादा टोका है। बल्कि सच्चाई यही है, ठीक है, कि अमांडा इस तरीके से बिहेव इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनकी मम्मी लगातार उन्हें टोक रही हैं और उनकी मम्मी को रियलाइज नहीं हो रहा है ना, कि मैं, उनको क्या लग रहा है कि अपनी बेटी को सही चीजें सिखा रही है और वो सही भी है बट तरीका गलत है ना। लगातार टोकना, सिर्फ चिल्लाना, सिर्फ डांटना नहीं होता है सिस्टम। आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, प्यार से समझाओ, जहां डांटने की जरूरत है वहां डांटो, है ना। तो उनकी मम्मी जो है वो उनको सीधे बोलती है कि तुम इतना ज्यादा नाराज रहने लगी हो, इतनी मूडी हो गई हो, तुम्हें ऐसे कोई भी देखेगा तो किसको भी लगेगा कि मैंने तुम्हें ना बहुत टोका है। और इस तरीके से आपकी पोम खत्म होती है। यानी यहां पर शायद अमांडा आगे नहीं सोचने वाली है। वो देखो आगे भी हम देखेंगे कोई स्टैंजा नहीं है क्योंकि अमांडा इस पे कोई इमेजिन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि अमांडा खुद बोल सकती है कि मम्मा यही है, मुझे लगता है कि आप नैग कर रहे हो, राइट। बट वो ये सब बोलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसने ये बोल दिया तो उसकी मम्मी शायद उसको फिर से डांट देगी और इसीलिए वो बात ही नहीं कर रही है, बोल ही नहीं रही है कि मम्मी मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं फटाफट से। सल्किंग और नैक्ट का मीनिंग देखते हैं, देन वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। To refuse to speak or smile because you want people to know that you are angry। ठीक है, अगर आप ना हंसते हो ना कुछ बोलते हो, जैसे अगर ऐसा होता है घर में, बिल्कुल आपको पता होगा जब आप छोटे होते हो ना तो आप जिसके भी क्लोज होते हो, लाइक पापा मम्मी, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं वो ना ऐसे बैठ जाते हैं, बात ही नहीं करते, इधर मुंह कर लेते हैं। क्यों? मतलब उनको दिखाना होता है कि हम गुस्से में। ठीक है, वो बच्चे बोलते भी हैं कि मैं गुस्सा हूँ, है ना। तो दैट इज व्हाट इज सहल करना, कि आप नाराज हो रहे, आप दिखा भी रहे हो, आप बात ही नहीं करोगे, हाँ ठीक है, ऐसे करोगे कि हाँ भाई मैं नाराज हूँ, दैट इज सहल करना। दूसरा होता है नैग्ड। नैग्ड क्या है? टू कंटिन्यूअसली कंप्लेन टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर और टू आस्क हिम और हर टू डू समथिंग मेनी टाइम्स। किसी को टोकना यानी लगातार किसी के बिहेवियर, किसी की मिस्टेक्स के लिए कंप्लेन करते रहना, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, अरे ऐसा करो वैसे करो, दैट इज व्हाट इज नैग करना। क्लियर? ओके, चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। So in the last stanza, Amanda's mother wants her to stop behaving weirdly and asks her to stop sulking। तो अमांडा की मम्मा उसको बोलती है कि वियर्ड या अजीब तरीके से मत बिहेव करो और सल्क मत करो। दूसरा, she wants her to not be moody। वो उसको ये भी वार्निंग देती है कि मूडी मत बनो, यानी ये क्या है, तुम्हारा बार बार कभी भी कुछ भी दिमाग में चल रहा है, गलत है। Her behavior will make others think that her mother constantly nags her। और उसका जो बिहेवियर है वो उसको दूसरों को ये समझने पे मजबूर करेगा कि शायद उसकी मम्मी उसको लगातार टोकती रहती है। Amanda can't tell her mother that she feels that her mother is constantly nagging her as she would be scolded for it। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि अमांडा बोल भी नहीं सकती अपनी मम्मा को कि सच्ची मुझे लगता है कि आप बहुत नैग करते हो, आप बहुत चिल्लाते हो, क्योंकि शायद ये बोलने पर भी उसको डांट पड़ जाए, तो वो नहीं बोल रही है अपनी मॉम को। क्लियर? ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आखिरी छंद में अमांडा की मां ने उसे अजीब व्यवहार करने के रोकने के लिए चेतावनी दी और उसे नाराज होने के लिए मना करती है।
वह उसे मूडी ना होने की चेतावनी भी देती हैं। उसका व्यवहार दूसरों को यह सोचने पे मजबूर कर देगा कि उसकी माँ उसे लगातार टोकती रहती है। तो ये 3 चीजें हैं जो उनकी मॉम बोलती हैं। लेटर अमांडा अपनी माँ को यह नहीं बता सकती कि उसे लगता है कि उसकी माँ लगातार उसे टोकती हैं, क्योंकि उसे इसके लिए भी डांटा जाएगा। तो ये चीज आपके स्टैंजा का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने ऐड कर दिया ताकि आपको पता हो। तो ये कुछ है जिससे आपकी पोम खत्म होती है। अब आपकी पोम क्लियर हो गई आपको कि बेसिकली आपको ये दिखाया गया है कि अमांडा एक बच्ची है अराउंड 9, 10, 11, 12 साल की, ठीक है, आप 9 से 12 के बीच में मान सकते हो, जिसकी मम्मी उसे लगातार टोकती रहती हैं। वो बिल्कुल भी टाइम नहीं ले रही है कि उसको समझाएं, वो सिर्फ टोक रही हैं, ठीक है। और इसीलिए अमांडा जो है अपना प्रेजेंट वर्ल्ड बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे नहीं अच्छा लगता है अपने पेरेंट्स का टोकना, पूरा टाइम बताना क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो एक ऐसी दुनिया में चली जाती हैं, ऐसे अपने दिमाग में इमेजिन करती रहती हैं, जो कि उनका एस्केप करने का तरीका है, उसकी जान बचाने का, या वहाँ पर से पीछा छुड़ाने का उसका तरीका है, कुछ भी इमेजिन करना। और वो इसीलिए भी इमेजिन कर रही हैं क्योंकि उस दुनिया में वो अकेली है, उस दुनिया में उसे कोई नहीं टोकता, उस दुनिया में वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकती है। बेसिकली उसके पास फ्रीडम है इन दी अदर वर्ल्ड, और इसीलिए वो वहाँ पर खुश है। क्लियर है? तो 2 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है, 3 चीज़ें इनफैक्ट, कि हर पैराग्राफ का क्या मतलब है, लाइक मर्मेड क्यों, रपुंज़ल क्यों, ऑफन क्यों, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो फ्रीडम है उसका कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। फ्रीडम देना और ना देना, उसका बैलेंस नहीं है कहीं ना कहीं, इंस्ट्रक्शंस देना और फ्रीडम देने का। तीसरी चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि ये अमांडा जो टॉपिक है इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों दिया है। देखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क ना एक्सट्रीम इमोशन की बात करता है। अब ये कुछ भी इमोशन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये सैडनेस हो सकती है, एंग्री हो सकता है, इंसान खुश हो सकता है, किसी को अपलॉज कर सकता है, अरे वाह क्या काम किया तुमने। इसी तरीके से अमांडा की बात एक्सक्लेमेटरी ये बताता है कि उसकी मम्मी उसको एक एक्सट्रीम इमोशन के साथ बोल रही है। इट इज़ नॉट लाइक अमांडा, इट्स लाइक अमांडा। तो ये इमोशन है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है। क्लियर है? सो इस तरीके से आपके जो प्रश्न हैं आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। वैसे जो क्वेश्चंस हम करेंगे भी सॉल्व, एनसीईआरटी वाले भी, एक्स्ट्रा वाले भी, तो तब भी आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, बट अभी तक ये कविता बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। डन है? चलो अब फटाफट से वेबसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको अगर इसी तरीके से सारे वीडियो, सारे कोर्सेज बहुत बढ़िया इजी तरीके से एक्सप्लोर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे सीधे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल की। तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाके टाइप करना है magnetbrains.com। जैसी वेबसाइट खोलोगे ये पेज आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इस पेज पर आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जाके बस क्लिक कीजिए और आप वीडियोस देख पाएंगे, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, IIT JEE, नीट, एक्सेट्रा। तो आपको जितने कोर्सेज पढ़ने हैं कुछ भी क्लिक कर दो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सपोज आपने आज के लिए चूज किया मुझे इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना है, क्लिक कर दो, आपके सामने सारी क्लासेस आएंगी। एक क्लास चूज कर लो जिसका भी सब्जेक्ट देखना चाहते हो। सपोज क्लास 10th, जैसे क्लिक करोगे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको फर्स्ट फ्लाइट का कोई टॉपिक देखना है, क्लिक करो, आपके सामने उससे रिलेटेड यूनिट्स आएंगे, उस यूनिट पे क्लिक करो जिसका भी टॉपिक देखना चाहते हो। सपोज कुछ भी क्लिक किया आपने, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, जस्ट आपको कुछ कुछ क्लिक करना होता है। एंड या इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने घर पे बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के अपनी तैयारी जारी रख सकते हो, साथ ही साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हो। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अमांडा पोम का डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हो गया, बट अगले वीडियो में समरी भी मिल जाएगी, तो प्लीज़ अगला वीडियो ज़रूर देखना। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे अब बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।